सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। जनमत के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव का आज पहला चरण है, उसको लेकर मतदाता सुबह 7 बजे से लेकर लगातार मतदान कर रहे हैं और मतदान की ये जो प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रतिशत भी जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जो भविष्य निर्धारित होगा और साथ ही साथ आपको बता दें जो तमाम उम्मीदवार हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो भी ईवीएम में कैद होगा कि आने वाले समय में उनके साथ किस तरह की स्थितियां सामने आती हैं। शुरुआत करें हम इस प्रोग्राम की, उससे पहले आपको हेडलाइन से रूबरू करवाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। 11 जिलों की 58 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। यूपी में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी मतदान के लिए व्यापक प्रबंध। मतदान केंद्रों पर कोविड से सुरक्षा के एहतियाती इंतजाम। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, शामली, मथुरा, अलीगढ़, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और आगरा में करीब 2 करोड़ 28 लाख मतदाता 623 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का करेंगे फैसला। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। 7वें और अंतिम चरण के लिए 7 मार्च को डाले जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा में करेंगे जनसभाएं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, उत्तराखंड के श्रीनगर, गोवा के मापुसा में होगी जनसभा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र और अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। प्रमुख दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो दर 4%, जबकि रिवर्स रेपो दर 3.35% पर रही अपरिवर्तित। और कर्नाटक के हिजाब विवाद की तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अब आज कर्नाटक हाई कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जिन जिलों में वोटिंग हो रही है वो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, शामली, मथुरा, अलीगढ़, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और आगरा हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन 58 सीटों में से 53 पर जीत मिली थी। पहले चरण में कुल 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। और पहले चरण की वोटिंग में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा। इन 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। आपको बता दें, श्रीकांत शर्मा योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। वो मथुरा शहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। और आइए सीधे अब रुख करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर अभी कुछ देर पहले उन्होंने बैठक की थी। on that particular aspect. Thank you. Thank you. Doctor, I think Michael. Yeah, thank you, Governor. I'm just responding to that.
as Governor mentioned, the whole character of inflation is very different in the US, for instance, than from ours. For instance, one thing that is driving up US inflation is used cars. Now, we are not, that is not a basis for our inflation, and now are we importing used cars from the US. Like in Europe, the issue is truck drivers, and that is also something we don't import. To give you a granular example, food inflation, according to the Food and Agriculture Organization, is ruling at 29-30%. But our food inflation is between 2.5 to 3.5%. Even in the US, food inflation is 6.5%. So there is a material difference in the way in which our inflation is evolving. Also in the core inflation, the usual drivers of core inflation, such as wage growth or rental growth, is not there in India. So we have to respond to entirely different inflation evolution. Thank you, Dr. Patra. Thank you, sir. I will now move on to Lata Venkatesh from CNBC. Thank you, Yogesh, and thank you, Governor. Well, sir, what is the oil price assumption of this inflation forecast? The last price hike was on November 4th when crude price was at $75. At least $10 worth, if not more, of price hike has not been passed on. So what are you assuming to come to this kind of an inflation forecast? And in that context, what is Reserve Bank's framework of a neutral real rate? And when will you even start the journey towards your neutral real rate? Now, when we will start our journey is something which I think we will be able to spell out only when we take a decision. With regard to the oil, the petrol and diesel prices which you mentioned, you see, our inflation projections are benchmarked to international crude prices. And the crude oil prices, our projections are benchmarked to that. And we have examined various scenarios of where the crude oil prices will be. Various scenarios have been examined in the downside and in the upside. And based on that analysis, we have given out this projection. And you may ask, what is that number that you have adopted? For that, let me say that, this is that number we give out in the, the monetary policy report, 6 months MPR, which we would release in the month of April at the time of that MPC. But for this, at this moment, let me say that various crude oil prices, both in the downside and in the upside, have been taken into consideration, and we have made our analysis accordingly, looked at various scenarios, and we have arrived at whatever projections we picked. So my pointed question you didn't answer. तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे। आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, क्योंकि उन्होंने इससे कुछ समय पहले आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा की और उसी के उस आगे बढ़ाते हुए उसे यहाँ पर वो बातचीत कर रहे थे और तमाम जो फैसले में, जो नीतिगत फैसलों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर सामने रखे जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और जनमत की बात करते हैं। पहले चरण की वोटिंग में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा। इन 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। श्रीकांत शर्मा योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। वो मथुरा शहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी के श्रीकांत शर्मा के सामने कांग्रेस से प्रदीप माथुर, सपा से देवेंद्र अग्रवाल और बसपा से एसके शर्मा मैदान में हैं। श्रीकांत शर्मा यहां के मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने 2017 के चुनाव में कांग्रेस से लगातार 3 बार विधायक रहे प्रदीप माथुर को हराया था। अतुल गर्ग की बात करें तो गाजियाबाद सीट से विधायक हैं। वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। चुनाव में उनका सामना बसपा के कृष्ण कुमार, कांग्रेस के सुशांत गोयल और सपा के विशाल वर्मा से है। 2017 के चुनाव में अतुल गर्ग ने बसपा के सुरेश बंसल को शिकस्त दी थी। सुरेश राणा की बात करें तो यूपी सरकार में गन्ना मंत्री हैं। सुरेश राणा की गिनती बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में होती है। वो शामली की थाना भवन विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2017 के चुनाव में उन्होंने बसपा के अब्दुल वारिश खान को 16,000 से अधिक वोटों से हराया था। संदीप सिंह की बात करें तो संदीप सिंह योगी सरकार में वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र हैं। वो अतरौली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं।
अलीगढ़ जिले की अतरौली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और उनके परिवार का दबदबा माना जाता है। अनिल शर्मा बुलंदशहर जिले की शिकारपुर विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। वो योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। शिकारपुर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। यहां से बीजेपी अब तक 5 बार जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी ने एक बार फिर अनिल शर्मा को टिकट दिया है। 2017 के चुनाव में अनिल शर्मा विधायक निर्वाचित हुए थे और उन्होंने बसपा के मुकुल उपाध्याय को 50,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी थी। कपिल देव अग्रवाल की बात करें तो योगी सरकार में शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। वो मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। 2017 के चुनाव में कपिल देव अग्रवाल ने सपा के गौरव स्वरूप बंसल को 10,704 वोटों से हराया था। दिनेश खटीक की बात करें तो योगी कैबिनेट में बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री हैं। दिनेश खटीक मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो मवाना थाना क्षेत्र के कस्बा फलावदा के रहने वाले हैं। इन्होंने 2017 में पहली बार बीजेपी की ओर से हस्तिनापुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में दिनेश खटीक ने बसपा के योगेश वर्मा को हराया था। तो तमाम सरगर्मियां यहां पर देखने को मिल रही हैं और तमाम इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी नजर आ रही हैं। सुधीर सिंह हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख करते हैं। और सुधीर जी, आपसे क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप बहुत मतलब आपने इसमें जो बातें हैं वो भी आपने गौर की होंगी कि क्योंकि पहला चरण है और पहले चरण को लेकर हमेशा सबकी नजरें होती हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की स्थितियां हैं तो वहां पर क्या लगता है कि विपक्ष के लिए अब की बार क्या ऑप्शन उनके पास बचता है, क्या जरिया उनके पास बचता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 2017 में जिस तरह से जब बीजेपी की सरकार यहां पर बनी तो ऐसे में काफी लॉस हुआ था, लेकिन अब की बार विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती नजर आती है? चुनाव क्षेत्र हैं पहले चरण में जी, तो पिछली बार 53 सीट बीजेपी जीत गई थी 2017 में जी, और 5 सीट पर विपक्ष सिमट गया था। निश्चित तौर पर विपक्ष ये कोशिश करेगा कि उसकी सीटें बढ़े और भारतीय जनता पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है कि उसकी सीटें 2017 के अनुरूप रहे। ये राजनीतिक तौर पर बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, चूंकि इसमें किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में भी थोड़ा सा एक चुनावी असर है, तो वो कितना है वो आज के परिप्रेक्ष्य में पता चलेगा। तकरीबन 23% वोट 11:30 बजे तक गिर चुके हैं और अभी 6-6.5 घंटे वोट के बाकी। तो इसका अनुमान तो शाम को जब वोटिंग क्लोज होगा तो कितनी वोटिंग हुई और उस वोटिंग का 2017 की वोटिंग जो 70 के आसपास था लगभग, उससे नीचे रहता है या ऊपर, और कितना नीचे और कितना ऊपर, तब कोई असेसमेंट हम लगा सकने में सक्षम होंगे। लेकिन अभी ये लगता है कि इधर त्रिकोणीय संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी, सपा और लोकदल गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों के बीच संघर्ष है। कांग्रेस चतुर्कोणीय संघर्ष बनाने के चक्कर में है, लेकिन कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है। जमीन पर कांग्रेस का असर कम है। हो सकता है 1-2 क्षेत्रों में कांग्रेस कुछ अच्छा करे, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें कांग्रेस बहुत ही कमजोर दिख रही है। तो मुख्यतया जो संघर्ष है वो भारतीय जनता पार्टी, सपा लोकदल गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के बीच सिमट के त्रिकोणीय संघर्ष में रह गया है। ये क्षेत्र गन्ना उत्पादन का क्षेत्र है और बड़े पैमाने पर खेतिहर लोग भी यहाँ रहते हैं, तो सिंचाई, बिजली, गन्ना का पेमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कानून व्यवस्था, योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने पिछले 5 साल में बिल्कुल सुधार दिया है। तो अब इस पर मैंडेट जनता का जनमत आना है कि इन तमाम दावों प्रतिदावों के बीच जनता क्या समझती है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की जनता बहुत ही जागरूक है राजनीतिक तौर पर, और निश्चित तौर पर जनता इन मुद्दों पर जिन पर उनके रोज रोज का एक जीवन जुड़ा हुआ है, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, इन पर गहनता से विचार करके आज मतदान कर रही है। अच्छी बात यह है कि मतदान का ट्रेंड अच्छा है
इतने ठंड के बावजूद भी मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा है, क्योंकि सुबह का समय बहुत ही ठंड होता है गांव में, तो उसके बावजूद लोग वोट काफी कर रहे हैं। इससे लगता है कि लोग इन तमाम मुद्दों पर अपना एक मन बना चुके हैं और उसके अनुरूप अपना मत व्यवहार व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जो बातें रखी हैं, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, आपसे वही समझना चाहूंगा, क्योंकि हम 2017 में भी हमने देखा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, और अब की बार भी जो स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस अब के बाद दमखम के साथ तो आ रही है, लेकिन साथ में ये भी है कि महिलाओं को बहुत आगे रखा गया है इसमें। अगर देखा जाए जो टिकट वितरण हुए हैं और जिस तरह से जो उनकी टैगलाइन भी है कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, तो उससे आपको लगता है कि क्या कुछ फायदा मिलेगा कांग्रेस को अब की बार? देखिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं का 2 पोस्टर लड़कियां भाग चुकी हैं जी। एक डॉक्टर मौर्या ने पहले इस्तीफा दिया, वंदना नाम की एक कोई लड़की ने कल इस्तीफा दिया है, और उन लोगों ने आरोप लगाया है कि ये सिर्फ नाम के लिए है जी। ये अच्छी बात है कि 1/3 महिलाओं को टिकट कांग्रेस पार्टी दे रही है, लेकिन सवाल है कि वो तब दे रही है जबकि कांग्रेस पार्टी को खुद ही अनुमान नहीं है कि वो कहीं संघर्ष में है, तो एक कोरम पूरा करना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में सारे सीटों पर लगभग लड़ रही है। अखिलेश जी और शिवपाल जी के खिलाफ उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है, बाकी लगभग 400 सीटों पर वो लड़ रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि कांग्रेस पहली बार पूरे प्रदेश में लड़के अपना आकलन कर रही है कि कितने पानी में उसका है। मुझे लगता है कि जो सामाजिक समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, उसमें कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई मजबूत सामाजिक गठबंधन नहीं है जो कि कांग्रेस के वोट के लिए प्रतिबद्ध हो। कांग्रेस को इस चुनाव में एक जरूर होगा कि पिछले चुनाव के तुलना में थोड़ा सा 1-8% वोट परसेंट बढ़ जाए, क्योंकि पिछली बार ये सपा के साथ अलायंस में थे और इन्होंने 100 के करीब से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो जब 400 सीटों पर आप लड़ते हैं तो थोड़े थोड़े भी वोट मिलते हैं तो परसेंटेज तो उठता है। लेकिन ये कांग्रेस को ये आत्मलोचन करना चाहिए कि इस प्रदेश में कांग्रेस 1990 तक लगातार लगभग शासन करती रही, आजादी के 45 वर्षों बाद तक, और आज कांग्रेस के 10 विधायक भी पूरे हो जाएं तो कांग्रेसियों को हम सामान्य। बिल्कुल सुधीर जी, आपको रोकना चाहूंगा, हम सीधे अब रुक करेंगे क्योंकि सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा, हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा, हम उसे ही वोट देंगे। आज पश्चिमी यूपी के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान चल रहा है। अभी रास्ते में जो मुझे पहले ट्रेन की खबर किसी ने दी, मुझे बहुत आनंद हुआ कि ठंड में भी सुबह सुबह लोग बहुत बड़ी बड़ी कतारें लगा करके मतदान के लिए पहुंचे हैं। मैं चुनाव आयोग का, चुनाव की ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों का और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने के लिए कतार में खड़े रह करके मतदान के लिए आगे बढ़े हैं, ऐसे सभी मतदाताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, भाजपा ने यूपी चुनावों के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये घोषणा पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को
पीएम आवास योजना के घर मिलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। छोटे किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना, उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को इस महामारी के समय मुफ्त राशन मिलता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को कोरोना के कालखंड में वैक्सीन मुफ्त लगने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। भाइयों बहनों, ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो गौर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। डबल इंजन की सरकार हमारे यहां जो यूनिवर्सिटी बना रही है, सहारनपुर को आधुनिक सड़कों द्वारा दिल्ली और उत्तराखंड से जोड़ने का काम कर रही है। इस तरह के काम बेरोक टोक चलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। साथियों, सहारनपुर खेती किसानी के साथ ही उद्यमियों का भी गढ़ है। यहां लकड़ी का, फर्नीचर का इतना काम होता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी सामान समय पर पहुंचाना कितना जरूरी होता है। ऑर्डर मिले लेकिन समय पर सामान न पहुंचे तो फिर ऑर्डर ही मिलना बंद हो जाता है। किसान भी जानते हैं कि उनकी उपज, चाहे फल हो, सब्जियां हो, फूल हो, अगर जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने में अगर देर हो जाती है तो उसमें से काफी मात्रा में उनका पैदावार बर्बाद हो जाती है, सड़ जाती है। इसे समझते हुए ही योगी जी की सरकार यूपी के अलग अलग जिलों को अच्छी सड़कों से जोड़ रहे हैं, यूपी की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे, दिल्ली सहारनपुर 4 लेन, सहारनपुर एयरपोर्ट, यूपी में इतनी तेजी से इतने बड़े बड़े काम पहले कभी नहीं हुए।
तो सहारनपुर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डबल इंजन की सरकार यूपी के विकास के लिए बेहद जरूरी है। लगातार चुनावी कवरेज भी हमारी जारी है जनमत में, और पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सुधीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मेहमान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इनसे हम बात कर रहे थे इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में हम गए थे उससे पहले हम इनसे बात कर रहे थे। तो सुधीर सिंह जी, जिस तरह से जो आप पहलू रख रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप उस पर आगे रखें, और आपको बता दें कि हमारे साथ प्रमोद कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और सुधीर जी, जिस तरह से आप अपनी बात कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि उसके बाद हमें लाइव पर जाना पड़ा था। एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हम वहां पर चले गए थे। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में बात कर रहा था जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आजादी से लेके 1990 तक लगभग 45 साल तक शासन में रही। थोड़ा सा गैप आया था 1967 के समय 2-3 साल का। तो अब कांग्रेस पार्टी का ये हाल है 1990 के बाद कि ट्रिपल डिजिट में तो कांग्रेस आई नहीं, डबल डिजिट में आनी है। अब तो 10 में भी आएगी, नहीं आएगी, इस पर भी तरह तरह के बयानात आ रहे हैं। और उसमें कांग्रेस पार्टी का ये कि भाई हम 40% या 30% महिलाएं देंगे, ये अच्छी बात है, महिलाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन सवाल है कि महिलाओं को तब आना चाहिए कि जहां आपके चांसेस बेहतर हो। उत्तराखंड में कांग्रेस उत्तर प्रदेश से थोड़ा ज्यादा मजबूत है, लेकिन वहां महिलाओं का क्या रेशियो रहा इनका टिकट देने का? 10% भी क्रॉस नहीं किया। तो ये मंशा साफ दिख जाती है कि अगर हारना है तो महिलाएं हारे और जीतना है तो कोई और। लेकिन इससे एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी लगभग 100 साल से ऊपर हो गई, और कांग्रेस पार्टी को यह देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण प्रदेश में वो इस कदर राजनीतिक तौर पर क्यों पिछड़ी है, उसको आत्मलोचन करना चाहिए। आज कोई भी एक मजबूत मतदाता समूह कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसा क्यों है? राहुल गांधी जी भी अमेठी से गत लोकसभा 2019 में हार गए। तो ऐसा क्यों हुआ, जो कि उनकी पार्टी का एक पॉकेट बोरो था दशकों से? तो ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जो राजनीति है वो जनोन्मुखी होना चाहिए, जमीन से जुड़ी हुई होनी चाहिए और जनता से जुड़ाव होना चाहिए। सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलने वाला है, आपको जनता से जुड़ना होगा। जनता की जो मूलभूत जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए प्रयास करने पड़े। ये हाल तब है कि जबकि कांग्रेस पार्टी 2004 से 2014 तक केंद्रीय सत्ता में रही, और केंद्रीय सत्ता में रहने से कांग्रेस पार्टी के हाथ में सारा शासन तंत्र था, जहां जो सुविधाएं देने की इच्छा थी दे सकते थे। फिर भी उत्तर प्रदेश में